तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। और हम आज क्लास 11th के रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत अवधारणा के दूसरे लेक्चर में पहुंच चुके हैं। हम आज से इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम बात कर चुके हैं कि पदार्थ क्या होते हैं और पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में, पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इन सभी चीज़ों पर हमने चर्चा किया था। तो आइए आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है रासायनिक संयोग के नियम। तो ठीक है, आज आइए रासायनिक संयोग के नियम को पढ़ते हैं। देखिए, रासायनिक संयोग के नियम, पहले इसको क्यों बनाने का आवश्यकता पड़ा। देखिए, पहले जो था, अभी क्या, जैसे मान लीजिए कि जैसे वैज्ञानिक था उतना डेवलप नहीं था हमारा साइंस, तो पहले क्या होता था, अभिक्रिया कराए क्या से क्या बन गया, कुछ से कुछ बन जाता था, रासायनिक संतुलित नहीं हो पाता था। क्यों संतुलित करते थे हम? तो इन्हीं सभी कारणों को देख करके एक वैज्ञानिकों ने एक नियम बनाने को सोचा कि हम एक ऐसा नियम बनाएं जिससे कि हम सभी अभिक्रियाओं को अपने अनुसार ढाल सकें कि इसके बाद क्या, किसको क्या मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कितना द्रव्यमान होगा, कितना किसका आयतन होगा, उसका द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। इन्हीं सभी कारणों से की वजह से इन्हीं सभी चीज़ों के लिए ये रासायनिक संयोग का नियम बनाया गया था। इसके नियम क्या क्या होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के, उसी सभी नियम को बारे में बनाया गया था। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में आज बात करते हैं। तो देखिए, रासायनिक संयोग के मुख्य रूप से 5 नियम होते हैं। 5 नियम रासायनिक संयोग के, यहाँ देखिए रासायनिक संयोग के 5 नियम होते हैं। 5 नियम में हम फर्स्ट में बात करेंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम 3 ही रासायनिक संयोग के नियम के बारे में बात करेंगे, जो कि 2, 1, 4 नंबर वाला बहुत डिफिकल्ट है, उसको अलग वीडियो लेक्चर में, सेपरेट वीडियो लेक्चर में उसको समझाएंगे, पढ़ना है उसको। तो 3 रासायनिक संयोग के नियम के बारे में भी पढ़ना है। देखिए, पहला रासायनिक संयोग के नियम है द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम। तो इसके इंग्लिश में होते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आइए अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए, तो इसका आखिर मतलब क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के नियम। देखिए, इस नियम को जो दिया था एक वैज्ञानिक थे जिसे हम रसायन विज्ञान के पिता भी बोलते हैं, उनका नाम था लेवाइसिए। ठीक है, इसको इंग्लिश में लेवोजियर बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसको लेवाइसिए बोलते हैं। ठीक है, लेवाइसिए। ठीक है, लेवासिए इसको बोलते हैं, ऐसे नहीं, लेवासिए। देखिए, लेवासिए इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, लेवासिए ने इस नियम को ले दिया था, लेकिन इसका जो परीक्षण जो किए थे, परीक्षण करने वाले एक और वैज्ञानिक के नाम थे, इसमें परीक्षण किए थे, ठीक है, परीक्षण किए थे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लैंड डॉल्टन। ठीक है, लैंड डॉल्टन, उनका नाम था लैंड डॉल्टन। तो रासायनिक संयोग के नियम का प्रतिपादन किए थे लेवाइसिए महोदय, और इसके नियम को प्रयोग यानी परीक्षण कौन किए थे, तो लैंड डॉल्टन महोदय। तो उन्होंने जब परीक्षण किया, देखिए, तो इसको बहुत से टीचर होते हैं जिसको रासायनिक समीकरण को लिख करके डायरेक्ट संतुलित कर देते हैं, उनको बोलते हैं रासायनिक, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत सिद्ध हो गया। लेकिन ये बात गलती है, ये बात गलत है। देखिए, पहले इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट, बहुत से ऐसे पर एक्सपेरिमेंट किया, तब इनको एक क्लू निकला कि नहीं अब ऐसे करना चाहिए, तो इसके अनुसार होगा ये। तो ठीक उसी बार, जैसे देखिए, इन्होंने पहले लिया था एक NaCl का विलयन लिए थे ये। ठीक है, NaCl के विलयन एक पात्र में, जैसे कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के लिए पहले संतुलित करना नहीं, पहले आप ये सीखिए कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत बना कैसे, इसको क्यों बोलते हैं ऐसा। देखिए, तो पहले जैसे एक पात्र लेते हैं। ठीक है, इस पात्र में जो है सो हम 2 चीज़ की अभिक्रिया करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए, पहले तो इसमें NaCl का विलयन डाल देंगे, प्लस में AgNO3 का विलयन डाल देंगे, मतलब सोडियम क्लोराइड का विलयन और सिल्वर नाइट्रेट का विलयन इसमें डाल देंगे। तो अब क्या होगा कि दोनों, अब इसमें हम इसको रेड से दिखा रहे हैं इसको। ठीक है, तो रेड से NaCl का विलयन है, और यहाँ से ये जो है सो AgNO3 से मिला हुआ है। ठीक है, AgNO3 यहाँ पे। तो कुछ देर के बाद हमको अभिक्रिया जब हो जाएगा, कुछ देर के बाद ये अभिक्रिया होना शुरू हो जाएगा, तो कुछ देर के बाद हम अभिक्रिया को कुछ इस टाइप से देखेंगे। अभिक्रिया ये जो सोडियम, ये दोनों बन जाएगा, दोनों अभिक्रिया करके बना लेंगे NaNO3 का विलयन बन जाएगा, और प्लस में AgCl, इसमें से जो AgCl है, AgCl यानी कि NaNO3 का विलयन बन जाएगा, और AgNO3 का, AgCl का अवक्षेप बच जाएगा। यहाँ पर AgCl का अवक्षेप बच जाएगा, अवक्षेप यानी दही के रूप में नीचे PPT के फॉर्म में बैठ जाएगा, ये दही के रूप में, जो कि इसका सब श्वेत होता है, ये अवक्षेप के रूप में बैठ जाएगा नीचे, और विलयन बन जाएगा इस NaNO3 का विलयन बन जाएगा यहाँ पे, NaNO3 का विलयन बन जाएगा यहाँ पे। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया
और उन्होंने ये पाया कि इसमें इसका पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया, एक्सपेरिमेंट दोनों चीज़ मिला दिए, ठीक है। अब तो उस समय उसका वेट किए थे, जब एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं हुआ था ये, तो उस समय उन्होंने वेट किए तो इसका वजन आया था, मान लेते हैं 1 kg आया था इसका वजन, ठीक है, 1 kg ले लेते हैं, 1 kg। जब ये पूरा अभिक्रिया संपन्न हो गया तब फिर उन्होंने इसका वेट किया, तो फिर भी इसका जो द्रव्यमान था, इसका द्रव्यमान फिर भी इसका द्रव्यमान 1 kg ही आ रहा था, 1 kg आ रहा था। अब 1 kg द्रव्यमान आने का मतलब क्या है, इन्होंने तब बहुत से ऐसे अभिक्रिया कराई थी, बहुत से अभिक्रियाएं, उन्हें ये पा रहे थे कि जितना हम अभिकारक दे रहे हैं हमको उतना ही उत्पाद बन रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने एक नियम निकाला था कि आप कहीं से भी किसी भी चीज़ को, भौतिक हो या रासायनिक विधि से, आप एक पदार्थ से किसी दूसरे पदार्थ को बना रहे हो, उसकी अवस्था का परिवर्तन कर अभिक्रिया करा रहे हो, जितना उसके पास अभिकारक है, और आप उसका उत्पाद बना रहे हो किसी को, तो जितना वो था उतना ही उसका प्रोडक्ट बनेगा, मतलब उत्पाद बनेगा। जैसे इसका ये अगर 10 kg लेंगे ये दोनों मिला करके, तो हमारा जो उत्पाद बनेगा ये दोनों मिलाकर कितना kg होगा, 10 kg ही होगा। तो इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। मतलब ये जितना अभिकारक है उतना ही उत्पाद होगा, ठीक है। और इन्होंने एक के साथ में बहुत सारों के साथ किया था इन्होंने, ठीक है। जैसे इन्होंने जैसे H2 और Cl2 के बीच भी किए थे ये, जो कि HCl बनता है, ठीक है, HCl बनता है। इन्होंने लिया था एक पात्र लिए थे इनका, उन्होंने इसमें हाइड्रोजन भी दिए थे लेकर के, और उसका क्लोरीन भी इसमें पात्र में दिए थे लेकर के। तो उनसे जो बना प्रोडक्ट वो बना था HCl, इसमें जो बना था वो HCl बना था। अब ऐसे इन्होंने देखा था, इसका ये 500 ग्राम लिए थे दोनों मिला करके, ये भी लिए थे, मतलब दोनों मिला के द्रव्यमान था, दोनों मिला था 500 ग्राम द्रव्यमान, ठीक है। और जब प्रोडक्ट बना HCl तो इसका भी द्रव्यमान था 500 ग्राम। तो इन्होंने देखा कि हम जितना भी अभिकारक ले रहे हैं उतना हमको उत्पाद बन रहा है। तो इन्होंने एक नियम लगाया यहाँ पर कि जितना एक सिद्धांत उन्होंने पारित किया कि जितना अभिकारक होता है, चाहे वो भौतिक विधि द्वारा बदलें या रासायनिक विधि द्वारा बदलें, उसको उत्पाद में अगर हम बदलते हैं तो उसका द्रव्यमान जितना था पहले उतना ही रहेगा, उसका द्रव्यमान में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है। जैसे HCl को हम देखे थे, तो यहाँ पर अभी तो ऐसे सेम आ रहा है द्रव्यमान, लेकिन प्रैक्टिकली रूप से जब इसको देखा गया यहाँ पर कि जैसे इसको करते हैं द्रव्यमान, जैसे इसका एक्चुअल में द्रव्यमान देखिए, जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, परमाणु द्रव्यमान 1, तो यहाँ पर 2 है, तो इसका हो जाएगा 2, प्लस में Cl2 का होता है 35, तो 35.5 होता है वैसे, तो 35.5 और गुना 2 हो जाएगा 2 है, तो यहाँ पर 70 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। और HCl का हम निकाल रहे हैं, इसका होता है 1, प्लस में इसका होता है Cl होता है 35.5 होता है इसका। अभी देखिए इसका यहाँ पर 70 2 72 हो गया, इसका यहाँ पर कितना हो गया, तो 36.6 ही हुआ है, 36.5 ही हुआ, दोनों जोड़े हैं। तो देखिए अभी इसका द्रव्यमान बराबर नहीं है, जो कि बेचारे जो बना रहे थे तो उस समय बराबर था द्रव्यमान, लेकिन अभी बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यानी कि इसमें उन्होंने कुछ कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता कभी भी, हम जितना यहाँ पर दे रहे हैं उतना ही वहाँ पर जाकर बन रहा है। तो यहाँ पर जब इसका प्रॉपर रूप से जब इसका एगो अणु पकड़ के जब अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गलत कैसे हो रहा है, तो उन्होंने तब इसी द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ही उन्होंने संतुलित करने का एक तरीका लिख दिए थे कि आप परमाणु को बराबर कीजिए, दोनों बगल के परमाणु को बराबर कीजिए, उसके बाद आपको द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत हो जाएगा। ज़्यादा द्रव्यमान इसका था उतना द्रव्यमान उसका था। अब इसको बैलेंस कीजिए। अब जरा इसको बैलेंस करने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए इसका बैलेंस में क्या होगा, H2 प्लस में Cl2 बराबर होता है HCl। यहाँ पर H2 है 2, यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर लगा देंगे 2, तो H भी हो जाएगा 2 और Cl भी हो जाएगा यहाँ से 2 2 अब बराबर हो चुका है। तो अब इसका अगर हम द्रव्यमान निकालना चाहेंगे तो H2 का होता है यहाँ पर एक का होता है 1 और 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, प्लस में Cl2 का होता है, Cl का होता है 35.5 और 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 70। अब प्लस में आप निकालिए, देखिए यहाँ पर था पहले, अभी निकाले थे, इसका कहते नहीं निकला था 36.5 निकला था यहाँ पर 36.5, इंटू में है यहाँ पर 2। अब इसको डबल कर देंगे, 36 गुना 72, 35, सॉरी यहाँ पर ये जो है ना 35.5 रहेगा यहाँ पर 35, यदि ये इसका द्रव्यमान यदि 35.5 है तो इसका अगर डबल कर देंगे तो हो जाएगा 36, ये 71 हो जाएगा, सॉरी हम भूल गए थे उसमें 71 होगा यहाँ पर, ये 71 हो जाएगा, ये 73 हो जाएगा यहाँ पर, 73 था इसका और इसका था 36.5 ही। तो अब इसका 71 था यहाँ पर, Cl2 का एक Cl का देखिए होता है 35.5, यहाँ पर 2 Cl है, 2 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 71 हो जाएगा सिंपल, यहाँ 71 है। तो अब देखिए 36.5 गुना इसको यहाँ पर 2 करना था, 2 यहाँ पर 2 है, 2 कीजिए, 2 कर रहे हैं। अब देखिए
इसका जो अब इसके दोनों द्रव्यमान 36 गुना 72, 72 आधा आधा हो जाएगा 1, यानी 73 ही हो जाएगा। और देखिए 71 2 कितने हो जाएगा, ये 73 ग्राम इसका भी और 73 ग्राम इसका भी है। तो बैलेंस करने पर जो है सो अभी ये इसका द्रव्यमान बराबर है। तो पहले प्रैक्टिकली रूप से करके देखा गया था, उसके बाद यानी संतुलित करने का तरीका दिया गया था लेकर के। तो पहले उन्होंने बहुत सारे अभिक्रिया कराया था, तो उनके पाया कि नहीं इसका द्रव्यमान सेम ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जब समीकरण को हम लिख रहे हैं तो ये इसका समीकरण गलत हो जा रहा है, इसका द्रव्यमान बराबर नहीं होता है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि संतुलित करना समीकरण को आवश्यक है, किसी भी रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करना आवश्यक है। यही द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ही किया जाता है, जो कि आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं पहले भी। तो चलिए तो अब इसको पढ़ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक या भौतिक परिवर्तन में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के बराबर होते हैं। जो कि उत्पाद का जितना भी द्रव्यमान होगा अभिकारक के कुल द्रव्यमान के वो बराबर होगा, चाहे भौतिक परिवर्तन कीजिए, रासायनिक परिवर्तन कीजिए, कुछ भी कीजिए, उसको द्रव्यमान दोनों का बराबर ही होगा। तो ठीक है, आइए इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम अगले नियम को समझा रहे हैं, स्थिर अनुपात का नियम। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए अब रासायनिक संयोग के दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो रासायनिक संयोग का दूसरा नियम है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब देखिए स्थिर अनुपात का नियम क्या है। जैसे आप तो देखिए कोई भी रासायनिक सूत्र है उस पर ये सभी पर ये लागू होते हैं। देखिए स्थिर अनुपात का नियम का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आप अगर H2O है, ठीक है, जैसे H2O है या CO2 है या C6H12O6 है, ठीक है। अब देखिए इसको ये तीनों से कोई भी सूत्र है कहीं से भी लीजिए। अब देखिए क्या आप बता सकते हैं कि H2O जो है, H2O क्या हम किसी चापाकल से भरेंगे तो क्या उसका सूत्र H2O होगा? जी हाँ होगा। चाहे समुद्र से लाएंगे जल फिर भी उसका सूत्र क्या होगा? H2O होगा। चाहे आप कहीं से भी लाइए जल, लंदन, जापान, टोक्यो, कहीं से भी आप लाइए, जल का सूत्र क्या रहने वाला है? H2O रहने वाला। चाहे आप नाला से लाइए, कहीं से भी लाइए, जल का सूत्र हमेशा क्या होगा? H2O ही होगा। लेकिन अब देखिए इसका द्रव्यमान का अनुपात होता है। अब जैसे यहाँ पर है CO2। अब CO2 चाहे आप हम जो श्वसन द्वारा छोड़ते हैं वो CO2 लीजिए, या ये देखिए, या इसको गर्म करने से प्राप्त होता है CO2। तो इसको गर्म करने से, जैसे इसको बोलते हैं संगमरमर इसको बोलते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट इसको गर्म करते हैं तो CaO प्लस में CO2 निकलता है। ये CO2 लीजिए, या सांस छोड़ते हैं वो CO2 लीजिए, या किसी प्रकार का CO2 लीजिए, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसे भी निकलता है, इसका हमारे श्वसन प्रक्रिया के द्वारा भी निकलता है। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र बदलता है? नहीं बदलता है। उससे हम कार्बन डाइऑक्साइड चाहे आप कहीं से प्राप्त कीजिए, जल कहीं से प्राप्त कीजिए, उसका सूत्र में से H2O ही रहने वाला है। चाहे आप ग्लूकोज आप कहीं से प्राप्त कीजिए, चाहे हमारे शरीर में है, चाहे किसी पौधा में है, तो ग्लूकोज कहीं भी है उसका सूत्र हमेशा यही होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इसमें देखिए जितना रासायनिक संयोग का जो नियम ये द्रव्यमान पे आधारित है, द्रव्यमान। अब इसका कहने, इस नियम के कहने का अर्थ ये होता है कि इस नियम के अनुसार कि किसी भी रासायनिक जो यौगिक होता है उस यौगिक का जो द्रव्यमान उस यौगिक में उपस्थित तत्व जो होते हैं, जैसे यहाँ पर इस यौगिक में तत्व में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस यौगिक में उपस्थित तत्व जो होते हैं उस तत्व का जो अनुपात होता है, द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो हमेशा समान होता है, हमेशा समान, हमेशा स्थिर होता है वो। जैसे देखिए इसका अनुपात यहाँ पर अभी H है तो H का होता है 1 और यहाँ पर 2 है तो इसका हो जाएगा 1 अनुपात, और 1 ऑक्सीजन का होता है 16 द्रव्यमान 16, तो सॉरी हाँ इसका होता है सॉरी 1 हाइड्रोजन का होता है 1 और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हो जाएगा 2, तो 2 अनुपात हो गया 16 ही, और इसको डिवाइड करने के हो जाएगा 1 अनुपात 8। इसका कहने का अर्थ ये हुआ 1 अनुपात 8 का मतलब यहाँ पे किसी भी चीज से प्राप्त कीजिए H2O, उसके द्रव्यमान का जो अनुपात होगा हमेशा 1 अनुपात 8 ही होगा, चाहे आप कहीं से भी उसको प्राप्त कीजिए। तो कहने का अर्थ ये होता है स्थिर अनुपात के नियम, इसका अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। यहाँ पर लिखा हुआ ना स्थिर अनुपात का नियम, यानी इसका हमेशा इसका अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है, नियत होता है, इसका निश्चित होता है, ये कभी बदलता है। जैसे CO2 है तो CO2 अभी इसका देखिए C का होता है 12 अनुपात, और O2 1 होता है 16 और 2 होते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 16 दूना 32। इसको काटेगा 4 से तो हो जाएगा ये 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 4 से 8 चौक 32, इसका 3 अनुपात 8 है। अब श्वसन से प्राप्त कीजिए या इस अभिक्रिया से प्राप्त कीजिए, किसी भी अभिक्रिया से प्राप्त कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड के द्रव्यमान का जो अनुपात होगा हमेशा इतना ही रहने वाला है, 3 अनुपात 8 ही रहेगा, कभी इसका बदल नहीं सकता है ये।
तो स्थिर अनुपात का मतलब यही होता है। तो आई होप आप स्थिर अनुपात के नियम को समझ गए होंगे। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देते कि स्थिर अनुपात का नियम वह नियम है कि जिसमें कोई मान लीजिए तत्व है, उस तत्व में उपस्थित जितना भी तत्व है, उसी कोई यौगिक है, उस यौगिक में जितना भी तत्व है, उस तत्व का द्रव्यमान का जो अनुपात होता है हमेशा स्थिर होता है, चाहे तब इसे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए। जैसे अब जल के लिए क्या इसका सूत्र बदलेगा तभी इसका द्रव्यमान बदल सकता है, सूत्र वही रहेगा तो द्रव्यमान भी वही रहेगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए जल को आप कहीं से प्राप्त कीजिए, उसका सूत्र तो भाई हमेशा H2O ही रहने वाला है। क्या आप कहीं से लाते हैं तो सूत्र बदल जाता है? थोड़ी, वही रहता है उसका सूत्र। तो जल का सूत्र है हमेशा मतलब हमेशा स्थिर रहता है, ये कोई बदलता नहीं है। तो चाहे कोई भी रासायनिक सूत्र अब लीजिए और नहीं बदलता है भाई, तभी तो हम रासायनिक सूत्र को लिखते हैं। अगर हमेशा बदलते रहेगा तो हम क्यों लिखेंगे जल का सूत्र H2O है, क्यों लिखेंगे उसको ऐसे? जैसे हम अगर लिखते हैं पानी और चीनी का मिश्रण है, तो इसका कोई सूत्र तो नहीं होता इसको सूत्र, क्योंकि आप किसी भी अनुपात में उसको मिला सकते हो। तो चीनी और पानी के मिश्रण में कोई सूत्र नहीं काम करता। लेकिन यहाँ पर जल में हाँ फिक्स है, इसके दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जुड़ते हैं। मतलब एक द्रव्यमान जुड़ेगा हाइड्रोजन का तो 8 द्रव्यमान जुड़ेंगे ऑक्सीजन का। तो इसका अनुपात फिक्स है, इसीलिए इसका हम सूत्र लिखते हैं। और जितना भी केमिस्ट्री में रासायनिक सूत्र हैं सभी के सभी क्या है, इसी स्थिर अनुपात के नियम पर बेसिस है। और उसका अनुपात हमेशा सेम रहता है, जितना भी यौगिक है, जितना यौगिक हम सूत्र के अनुसार लिखते हैं, सभी यौगिक का अनुपात स्थिर है। जब कहीं जैसे मीथेन है तो मीथेन का होता है CH4। अब CH4 आप चाहे घर में उसको बनाइए, मीथेन को गोबर गैस से बनाइए मीथेन, या किसी खनिज से निकालिए या कहीं से निकालिए, इसका सूत्र हमेशा CH4 ही रहेगा, कभी बदल नहीं सकता इसका सूत्र। तो स्थिर अनुपात का मतलब यही होता है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। मैं इस नियम को एक बार पढ़ देता हूँ। कराए इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में, कराए किसी यौगिक में, ये यौगिक है, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा स्थिर होता है। हमेशा स्थिर रहेगा, कि हमेशा ही कभी नहीं बदल सकता, हमेशा स्थिर रहेगा। आप कहें चाहे इसे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, मतलब आप इसे किसी भी स्रोत से प्राप्त करो, इसका द्रव्यमान का अनुपात यही रहने वाला है, बदल नहीं सकता है कभी भी। तो ठीक है, आप इस नियम को समझ चुके हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको मिटाऊंगा और हम अगले नियम पे चलते हैं, जो है गुणित अनुपात का नियम। और इस वीडियो लेक्चर में बस यही जान करके, यही पढ़ करके समाप्त कर देंगे इसको। और अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे चौथे और 5वें नियम के बारे में, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए इसको अगले वीडियो लेक्चर में उसको बढ़ा देंगे। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो आइए अब देखते हैं रासायनिक संयोग के तीसरे नियम के बारे में। तो देखिए ये नियम है गुणित अनुपात का नियम, यानी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तत्व जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्रिया करके एक तो बनाते हैं H2O और एक और बनाते हैं H2O2। दो यौगिक ये बनाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ करके, यानी कि दो तत्व जुड़ करके एक से अधिक यौगिक बनाए, या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से जुड़ने वाले जो तत्व होते हैं उसका अपना जो अनुपात होता है वो सरल अनुपात में होते हैं। अब वो देखिए इसका नियम का मतलब क्या हुआ। देखिए जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, ये आपस में संयोग करके दो यौगिक बनाते हैं, दो यौगिक, वो है H2O यानी जल, H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दो यौगिक बनाते हैं ये। अब देखते हैं इसमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है। हाइड्रोजन द्रव्यमान अगर बात किया जाए तो इसमें होता है 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान और ऑक्सीजन का द्रव्यमान। हाइड्रोजन का यहाँ पर 1 होता है और 2 है, तो 2 हो जाएगा इसका द्रव्यमान। और इसका देखिए द्रव्यमान, इसमें इसका है अभी एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 यहाँ पर कर देंगे। अब इसमें देखते हैं H2 इसका 2 होता है, अब अनुपात, अब ऑक्सीजन का कितना होता है, 1 होता है 16, 2 हो जाएगा 32। अब देखिए तो इसका मतलब यही होता है कि कोई जो एक तत्व होते हैं, दो तत्व संयोग करके दो से यौगिक बनाएंगे, और दो कम से कम दो तो यौगिक बनाएंगे, कम से कम 2 यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के निश्चित भार के साथ संयोग करते हैं जो तत्व, और उसका जो अपना भार का जो अनुपात होता है वो सरल अनुपात में होता है। अब वो देखिए जैसे ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के समान द्रव्यमान के साथ संयोग किया है, मतलब ये भी 2 यानी कि ये ऑक्सीजन भी 2 ग्राम के साथ संयोग किया और ये भी 2 ग्राम के साथ संयोग किया है। कहने का अर्थ ये होता है, यहाँ पे कहने का अर्थ ये होगा कि जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक जो तत्व होते हैं वो किसी निश्चित भार से, यानी कि दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करके यौगिक बनाते हैं, और वो जो संयोग करते हैं निश्चित भार से, उसका जो अपना जो भार का जो अनुपात होता है वो एक सरल अनुपात में होता है। देखिए दोनों भी बराबर है,
समान भार से संयोग किया, ये भी 2 से और ये भी क्या 2 से, लेकिन इस दोनों का अपना अनुपात क्या होता है, तो 16:32 बराबर हो जाएगा इसका अनुपात 1:2, जो कि एक सरल अनुपात में है। ठीक है, अब एक बार और देख लेते हैं, एक और इसका एक और देख लेते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करते हैं, एक बनाते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और एक बनाते हैं CO। ठीक है, चलिए एक बनाते हैं CO, एक बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, अब इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, ये संयोग के आपस में एक बनाता है CO और एक बनाता है CO2, 2 यौगिक बनाता है। अब 2 यौगिक में देखते हैं कि कार्बन का देखिए अभी इसका द्रव्यमान है 12, इस कार्बन का भी द्रव्यमान है 12 अनुपात। अब देखिए इस ऑक्सीजन का हो जाएगा 1 का 16 और 16 दूना 32 का हो जाएगा 32। अभी देखिए ये जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करता है, कार्बन के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करता है, मतलब समान द्रव्यमान के साथ संयोग करता है। ये इसका जो द्रव्यमान है ये दोनों समान है, और जो ये जो समान द्रव्यमान के साथ जो संयोग करता है तब इसका जो अपना द्रव्यमान होगा, अपना द्रव्यमान का जो अनुपात होगा ये एक सरल अनुपात में होगा, यानी कि 16:32 बराबर हो जाएगा 1:2, जो कि एक सरल अनुपात में है। यानी इसका जो अपना द्रव्यमान हो जाएगा यहाँ पे, तो 16:32 बराबर हो जाएगा इसका 1:2, जो कि एक सरल अनुपात में है। ये इसको बोलते हैं सरल अनुपात में है, राइट, ये एक सरल अनुपात में, यानी कि देखिए सरल अनुपात किसको बोलते हैं, आप ये कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए सरल अनुपात का मतलब होता है जैसे यहाँ पर 1 है, इसके बाद वाला होना चाहिए 2, या तो यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, तभी 1 और 2, यानी कि डिफरेंस 1 का होना चाहिए दोनों के बीच में। अब देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में संयोग करेंगे तो ये बनाते हैं 5 प्रकार के यौगिक। एक है N2O, एक है NO, एक होता है N2O3, ठीक है, एक बनाता है ये N2O4, एक बनाता है N2O5। तो इस प्रकार से बनाता है यौगिक। तो अब इसका देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि क्या ये 2 तत्व मिला करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, और तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ ही संयोग करके करने वाले जो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान संयोग करते हैं, तब जो संयोग करने वाले तत्व होते हैं उसका अनुपात एक सरल अनुपात में होता है। तो अभी यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे अब देखिए इसका यहाँ पर नाइट्रोजन की द्रव्यमान की यदि बात की जाए, नाइट्रोजन, इसमें एक नाइट्रोजन का होता है 14, ठीक है, और यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो इसका हो जाएगा 28, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन का हो जाएगा 14, 2 नाइट्रोजन का हो जाएगा 28, और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो इसका हो जाएगा 28, और 2 नाइट्रोजन है तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 28। अब देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है। ठीक है, ऑक्सीजन का यहाँ पर द्रव्यमान देखते हैं। ऑक्सीजन का द्रव्यमान देखिए 1 का होता है 16, फिर यहाँ पर 1 है, 1 का हो जाएगा 16, और फिर यहाँ पर देखिए 3 ऑक्सीजन है तो 1 का होता है 16, तो 2 का हो जाएगा 3 का हो जाएगा 16 3 48, ठीक है, और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो जाएगा 16 चौका 64, इसका 16 चौका 64 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और इसका हो जाएगा 16 पंचे 80 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसका जो द्रव्यमान है, दोनों का हमने द्रव्यमान लिख लिया है, और देखिए नाइट्रोजन के निश्चित द्रव्यमान के साथ ही संयोग कर रहा है, लेकिन आप देख पाइएगा यहाँ पर निश्चित द्रव्यमान नहीं, 28 है, लेकिन यहाँ पे वो कितना है 14 है। तो हमको इसके द्रव्यमान को निश्चित करना होगा, यानी कि समान द्रव्यमान के साथ वो संयोग करता है। तो यहाँ पर आप समान इसको द्रव्यमान कीजिए, देखिए यहाँ पर भी 14 है, तो अगर मान लेते हैं 14 अनुपात अगर 16 है, यहाँ पर इसकी देखिए 14 अनुपात 16 है, 14 अनुपात अगर हमको इसको 28 बनाना होगा तो 14 अगर बटा 16 है, इसको हमको 28 बनाना होगा, क्योंकि इसको निश्चित द्रव्यमान के साथ हमको, यानी कि समान द्रव्यमान के साथ हमको संयोग करवाना है, तो हमको यहाँ पर द्रव्यमान को भी सबका समान करना होगा। तो अगर हमको 28 बनाना होगा तो वहाँ पर 2 से ऊपर से भी गुना कर देंगे, 2 नीचे भी गुना कर देंगे। अगर 2 नीचे ऊपर दोनों में गुना कर देंगे तब जो इसका द्रव्यमान होगा 16 दूना 28 इसका हो जाएगा, और इसका जो द्रव्यमान होगा 16 दूना इसका हो जाएगा तब 32, वास्तविक में इसका 32 हो जाएगा। अब ये 28 हो चुका है पूरा, और ये इतना हो चुका है इसका। तो अब देखिए जो ये तत्व है जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के समान द्रव्यमान के साथ 28 समान द्रव्यमान के साथ संयोग करता है, तो ऑक्सीजन का जो अपना द्रव्यमान होता है वो एक सरल अनुपात में होता है। अब आप देखिए इसका अपना एक द्रव्यमान निकालिए इसका, देखिए जैसे में यहाँ पर है 16 है, 16 अनुपात, यहाँ पर 16 था पहले लेकिन अब 32 हो चुका है, तो 32 है, उसके बाद देखिए 48 है, उसके बाद 64 है, उसके बाद कितना है 80 है। अब इसका निकालिए अनुपात, अगर 16 सब कर जाएगा तो 16 कहीं 16, 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, 16 पंचे 80। देखिए जो कि एक सरल अनुपात में है, 1:2, 3:4, 4:5 के अनुपात में,
ये एक सरल अनुपात होता है क्योंकि एक के बाद एक का अंतर एक ही है। अब देखिए, तो वही बात मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ। ये जो गुणित अनुपात का जो नियम है, ये नियम ये कहता है कि अगर आप दो तत्व को संयोग कराते हो तो एक तत्व का जो निश्चित द्रव्यमान होता है, एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले जो तत्व होते हैं, जो तत्व किसी एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं और जो तत्व संयोग करते हैं उसका अपने जो द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वो एक सरल अनुपात में होगा। जैसे हमने पहले हाइड्रोजन इसको देखा था, ऑक्सीजन को, या हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग कर रहा था तो 16:32 है, मतलब 1:2 जो कि सरल अनुपात में है। और उसके बाद देखे थे कार्बन और ऑक्सीजन जब संयोग करता है 2 यौगिक बनाता है, जो कि कार्बन के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करके जो इसका जब संयोग करता है ऑक्सीजन निश्चित द्रव्यमान के साथ, जब इसका अपना अनुपात निकाला जाता है तो एक सरल अनुपात में होता है। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करता है तो ये 5 प्रकार के यौगिक बनाते हैं और 5 प्रकार के यौगिक यहाँ पर लिखा हुआ है। और जब ये समान द्रव्यमान के साथ संयोग करते हैं, ऑक्सीजन समान द्रव्यमान नाइट्रोजन के समान द्रव्यमान के साथ संयोग करते हैं तो इनका जो अपना अनुपात होता है वो एक सरल अनुपात में होता है, सरल अनुपात में होता है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा के बाद पढ़ लेते हैं। देखिए परिभाषा हम इसीलिए लिख देते हैं ताकि आप यानी कि इसको लिख पाए नोट्स में, तो लिख लीजिएगा इसको। देखिए कह इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं, देखिए जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं, जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं, जब दो तत्व आपस में संयोग कर रहे हैं, यहाँ पर से संयोग कर 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, 2 हो या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं तो एक तत्व के समान भार से संयोग करने वाले, तो एक तत्व के समान, इस हाइड्रोजन के, तो एक तत्व के समान भार के साथ संयोग करने वाले तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात समान भार वाले तत्वों से जो संयोग करते हैं तो कह रहा है कि संयोग करने वाले तत्वों के द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो एक सरल अनुपात में होता है। यानी ये जो संयोग कर रहा है इसका जो अनुपात होगा वो सरल अनुपात में होगा, अपने आप में ये इसका सरल अनुपात होगा और ये पूरा इसका ही सरल अनुपात में होगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपके लिए क्योंकि ऐसा वीडियो लाता रहता हूँ और इतना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।